ज्योति हाट बाजार से सब्जी खरीद कर घर लौटी तो देखा घर में काफी शांति पसरी हुई थी। दोनों बच्चे चुपचाप बरामदे में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रोज धमा चौकड़ी मचाने वाले उसके 5 और 13 साल के बेटे चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसे इसकी बड़ी हैरानी हुई। ज्योति के आते ही देख दोनों बच्चे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। बड़ा बेटा समर तो फिर भी अपनी पढ़ाई में लग गया, लेकिन छोटा बेटा वीरेश, जो कि थोड़ा चंचल ज्यादा है, अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी दादी माँ की एक्टिंग करते हुए उसने बताया कि दादी माँ आ गई हैं। उसके इशारों को देखकर ज्योति की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे में से सासू माँ जानकी जी भी बाहर बरामदे में आ गई और आते से ही अपने अंदाज में बोली, ये क्या बड़ी बहू, तुझे पता था ना कि आज मैं आने वाली हूँ, पर फिर भी शॉपिंग करने चली गई। बड़ा घूमने फिरने का शौक चढ़ा है मेरे पीछे से। अब यहाँ खड़ी खड़ी खीखी करके दांत ही दिखाती रहेगी या फिर मेरे लिए चाय भी बनाएगी? माँ जी, मैं शॉपिंग करने नहीं, सब्जी खरीदने गई थी, वो भी पास के हॉट बाजार में। हाँ हाँ, कुछ खरीदने तो गई थी ना, उसे शॉपिंग ही कहते हैं। अब तुम छोटे से घर के लड़कियों को क्या पता, बस अपनी शिकी भगाने में लगी रहती हो। अब ज़्यादा मुंह मत चला, जल्दी से चाय बना कर ला। उनकी बातें सुनकर ज्योति फट से अंदर गई, सामान रखा और रसोई में पहुंच गई। अभी चाय बनाने के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि सासू माँ की आवाज़ आई, अरे बड़ी बहू, बाहर कुर्सी भी ले आना, मैं तो बाहर बरामदे में बैठूंगी। तुम्हारे घर में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं तुम लोग इन 2 कमरों में कैसे गुजर बसर करते हो। जी माँ जी, अभी लाई, कहती हुई ज्योति कुर्सी लेकर बाहर बरामदे में रखाई। अंदर रसोई में आकर फटाफट चाय बनाई और 2 कप में छान कर बाहर ही ले आई। 1 कप जानकी जी को पकड़ाया और दूसरा कप लेकर वहीं दोनों बच्चों के पास नीचे दरियों पर बैठ गई। तभी जानकी जी ज्योति से बोली, अरे ज्योति, इस बार मधु ने तेरे लिए कुछ साड़ियाँ दी हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं और महंगी भी हैं। देख तेरी देवरानी तेरे लिए कितना कुछ करती है। कह रही थी कि भाभी जी के लिए ये साड़ियाँ ले जाइए। भैया तो कहाँ उन्हें इतनी महंगी साड़ियाँ दिलवा पाते होंगे। अंदर मेरे सामान में ही रखी है, अभी थोड़ी देर में दे दूंगी। जानकी जी की बात सुनकर ज्योति बोली, माँ जी, आप साड़ियाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे ज़रूरत नहीं है, कम है ज़्यादा है, जैसी भी ये साड़ियाँ मुझे मेरे पति दिलाते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। उसकी बात सुनकर जानकी जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे कहाँ दिलाता होगा रमन तुझे साड़ियाँ, 200-300 ज़्यादा की तो होती नहीं है तेरी साड़ियाँ। देख, अभी भी तूने कॉटन की साड़ी पहन रखी है, भला आज के ज़माने में कौन पहनता है ऐसी साड़ियाँ? फिर अगले सप्ताह मधु और संजय की शादी की सालगिरह भी है, वो लोग होटल में पार्टी रख रहे हैं। ऐसे में तुम ये हल्की फुल्की साड़ी पहनकर आओगी तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ उनकी इज्जत का भी सोचो। पर माँ जी, बस बस, ज़्यादा चबान चलाने की जरूरत नहीं है, एक बार कह दिया ना। समझ नहीं आ रही तुझे? एक तो वो देवरानी होकर भी तुम्हारे लिए इतना सोच रही है और ऊपर से तुम जेठानी की ठसक दिखा रही हो, पता नहीं क्या ईगो लेकर बैठी हो। कहती हुई जानकी जी चाय पीने लगी। ज्योति ने भी उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह अगर जरा सा भी कुछ बोलती तो जानकी जी बतंगड़ बना देती, इसलिए वो चुप हो गई, यह सोचकर कि रमन खुद ही बात कर लेंगे। रमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ज्योति माँ या फिर मधु से कोई कपड़े ले। पिछली बार भी जानकी जी एक साड़ी लेकर आई थी, जिसे ज्योति ने खुशी खुशी रख लिया था। जानकी जी उस दिन ज़्यादा देर तक नहीं रुकी थी और रमन के आने से पहले वहाँ से रवाना हो गई थी, इसलिए रमन को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जब शाम को रमन घर पर आया और ज्योति ने वो साड़ी दिखाई तो उसे देखते ही रमन बिगड़ गया। ये क्या ज्योति, तुमने माँ से साड़ी क्यों ली? अचानक से रमन के सवाल से ज्योति हड़बड़ा गई और बोली, माँ जी इतने प्यार से साड़ी लेकर आई थी तो तुम्हारे लिए प्यार की कोई वैल्यू नहीं है क्या, जो तुमने माँ की दी हुई साड़ी रख ली? मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास पैसों की कमी है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की उतरन अपने पास रख लो। उतरन? अचानक ज्योति अवाक होकर रमन की तरफ देखने लगी। तब रमन बोला, हाँ ये उतरन ही है, मैंने ये साड़ी मधु को पहने देखा था। नहीं नहीं, आप यह क्या कह रहे हो? भला माँ जी मुझे मधु की उतरन क्यों देंगी? ज्योति अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। तुमसे ज़्यादा मेरी माँ को मैं जानता हूँ, वो कभी भी तुम्हें खुशी खुशी कुछ नहीं देंगी। कहते हुए रमन ने फेसबुक पर मधु के 1 सप्ताह पुराने पोस्ट दिखाए। सचमुच मधु ने वही साड़ी पहन रखी थी। देखकर ज्योति हैरान रह गई और बोली, तभी माँ जी कह रही थी कि इसका ब्लाउज कटवा कर रखा था, मिल नहीं रहा है, तुम किसी और ब्लाउज के साथ इसे पहन लेना।
बस तब से रमन ने माँ से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। जानकी जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा रमन और छोटा बेटा संजय। रमन पहले अपने पिता का बिजनेस संभालता था, लेकिन अचानक पिता की मौत के होने के बाद और बिजनेस पार्टनर की धोखाधड़ी के कारण सब कुछ ठप हो गया। हालांकि रमन अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर परिवार का पेट तो पालना था। जानकी जी भी अब यदा कदा सुना ही देती थी, बल्कि यूं कहो कि वो अब एहसान जताती थी। इसलिए रमन जहाँ छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने लगा, वहीं छोटा भाई संजय इंजीनियर बन गया और अच्छा खासा कमाने लगा। रमन की शादी ज्योति के साथ हुई थी, जो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, इसलिए शादी में ज़्यादा दान दहेज भी नहीं आया। इस बात को लेकर जानकी जी हमेशा ज्योति से गुस्सा ही रही, और अब रमन की छोटी मोटी नौकरी के कारण जानकी जी को पूरा मौका मिल गया था कि ज्योति को और परेशान करने का। लेकिन संजय की पत्नी मधु अमीर घराने की बेटी है और काफ़ी दहेज लेकर आई थी। ऊपर से संजय की इतनी कमाई, उसकी पत्नी मधु और माँ जानकी जी को इस बात का बहुत घमंड है, और यहीं से दोनों बेटों में भी फर्क और ज़्यादा होना शुरू हो गया। जानकी जी जहाँ संजय और मधु की तारीफ करते नहीं थकती, वहीं रमन और ज्योति में कमियां निकालने से भी गुरेज नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी रमन और ज्योति अपने परिवार के साथ खुश हैं। पहले सब लोग साथ ही रहते थे, लेकिन जानकी जी के दोनों बेटों में भेदभाव करने के कारण रमन ने अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और अपने पिता द्वारा बनवाए गए इन 2 कमरों के मकान में शिफ्ट हो गया, जबकि जानकी जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ उस बड़े से मकान में ही रही। हालांकि वो मकान भी उनके पति द्वारा ही बनवाया गया था। खैर, शाम को रमन घर पर आया तब जानकी जी बाहर बरामदे में बैठी हुई थी। उसे देखते ही अपने साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करते हुए बोली, अरे रमन, तू आ गया बेटा। कैसे रहता है तू इस घर में? मेरी तो यहाँ गर्मी के कारण जान निकल रही है। वो तो मैं वापस चली जाती, लेकिन अगले सप्ताह संजय और मधु की शादी की सालगिरह है, वो भी बड़े होटल में। बस तुझे बताने के लिए रुक गई, बस अब रवाना होंगी। रमन जानकी जी की बात सुनकर बोला, माँ 1-2 दिन यहाँ मेरे पास ही रुक जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। अरे मुझसे नहीं रुका जाएगा इस 2 कमरे के मकान में, कितनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से एसी भी नहीं है। तो एक काम कर, कैब बुक करवा दे, मैं अभी कैब से रवाना हो जाऊंगी। रमन जानता था कि जानकी जी यहाँ नहीं रुकेंगी, इसलिए अपना मोबाइल निकालकर कैब बुक कर दिया। जानकी जी अपना सामान लेकर अंदर गई। इतने में ज्योति बाहर निकल आई और धीरे से बोली, सुनिए माँ जी मेरे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई हैं। रमन ने ज्योति की तरफ देखा तो ज्योति बोली, मैंने मना किया था ना। पर वो सुन ही नहीं रही, उल्टा मुझे ही सुनाई जा रही थी। अब आप ही संभालिए माँ को। इतने में जानकी जी अपना सामान लेकर बाहर आ गई। उन्हें देखते ही रमन बोला, माँ जाते हुए अपनी साड़ियाँ भी साथ लेकर जाओ, ज्योति ये साड़ी नहीं पहनेंगी। रमन की बात सुनते ही जानकी जी पहले तो ज्योति को घूर कर देखा और फिर रमन से कहा, क्यों, क्या बुराई है इन साड़ियों में? एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ हैं। इसने तो कभी देखी भी नहीं होगी ऐसी साड़ियाँ। इसने ऐसी महंगी साड़ियाँ नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जब मेरी क्षमता होगी तो मैं दिला दूंगा, पर अभी मेरी हैसियत नहीं है उसे ऐसी साड़ियाँ पहनाने की, इसलिए आप ये साड़ियाँ वापस लेकर जाइए। रमन ने अपनी बात कही तो जानकी जी गुस्सा हो गई। क्या हमेशा लकीर का फ़कीर ही बना रहेगा? खुद तो कुछ ढंग का कमाता नहीं है, ऊपर से हमको शर्मिंदा करता है। अब अगले हफ्ते संजय और मधु की शादी की सालगिरह है, वो भी होटल में। कितने ऊंचे ऊंचे लोग आएंगे वहाँ, उसमें ये ऐसी साड़ियाँ पहन कर आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों की। अरे मैं तो बच्चों के कपड़े भी लाना चाहती थी, लेकिन उनके बच्चों के कपड़े मेरे बच्चों के लिए छोटे थे। सही कहा ना माँ? रमन ने कहा तो जानकी जी झेप गई, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। पर रमन ने बोलना बदस्तूर जारी रखा, मेरा परिवार उत्तरायण पहनने के लिए नहीं है, कम है लेकिन जैसा भी है हम उसमें खुश हैं। आइंदा आप जब भी यहाँ आओगी तो अपनी छोटी बहू की उत्तरायण लेकर नहीं आओगी। अरे उत्तरायण है तो क्या हुआ, इसने तो सपने में भी ऐसी साड़ियाँ नहीं देखी होगी। लेना हो तो लो ये साड़ियाँ, नहीं तो सालगिरह में आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण हम लोग शर्मिंदा हों। जानकी जी भी अपनी धुन में बोलती गई। रमन सुनकर बिल्कुल हैरान था। भला एक माँ अपने बच्चों में इतना ज़्यादा फर्क करेगी, उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर रमन बोला, ठीक है माँ, दरवाज़ा खुला है, आप जा सकती हो। माना कि आपका छोटा बेटा बहुत कमाता है, पर स्वाभिमान तो मेरा भी है। हम आपको शर्मिंदा करने के लिए सालगिरह में नहीं आएंगे। इतने में कैब आ गई। रमन की बात सुनकर जानकी जी अपने पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। अगले हफ्ते मधु और संजय की सालगिरह में भी वो लोग नहीं गए। आखिर उनके परिवार को उनकी गरीबी से शर्मिंदगी जो महसूस होती थी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भावुक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।